हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं और आज हम देखेंगे फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज है और चार्ज मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड पे तो उस पर एक फोर्स लगता है, इसके बारे में जानेंगे। देखो, अगर मेरे पास कोई चार्ज है, क्यों एक चार्ज है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है किसी ऐसे, मतलब समझ लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड में क्यू चार्ज रखा है, तो आप एक चीज़ जानते हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज अगर ये रखा हुआ है और ये चार्ज अगर रेस्ट पे है, तो देखो अगर ये चार्ज रेस्ट पे है तो इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता। मीन्स टू से चार्ज जैसा रखा है वैसा का वैसा रखा रहेगा। क्या बताया मैंने? अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज को रखा जाए तो कोई चार्ज अगर फ्रीली रखा हुआ है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता, यानी कि चार्ज अपनी जगह पे रहता है। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स ऑन द चार्ज एट रेस्ट। जो चार्ज रेस्ट पे होता है उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये चार्ज ऊपर को मूव कर रहा होता, ये चार्ज ऊपर को मूव कर रहा होता v वेलोसिटी के साथ, तो अगर ये चार्ज ऊपर को मूव करेगा v वेलोसिटी के साथ तो चार्ज ऊपर को जाएगा। मूविंग चार्ज में चार्ज अगर मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, तो किसी भी चार्ज में अगर वो फ्लो करता है या मोशन करता है तो उसमें होता है करंट, और एवरी करंट कैरिंग कंडक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड। तो अब देखो, जैसे ही ये मोशन करेगा तो चार्ज के मोशन की वजह से इसमें एक करंट होगा और करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ एक आपस में इंटरेक्ट करेंगे, और इंटरेक्शन की वजह से इस चार्ज पर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। ये कैसे पता लगा? तो जैसे ये चार्ज ऊपर की तरफ स्ट्रेट जा रहा था तो स्ट्रेट ना जाके इसका मोशन इधर को हो गया, ये इधर को घूम गया। फिर अगर चार्ज इधर को जा रहा था तो ये चार्ज इधर को ना जाके ये चार्ज का मोशन जो है इधर को हो गया, मतलब ये घूम गया। इट मीन्स दैट ये चार्ज जो जा रहा था, मोशन में था, ये मूव करने वाले चार्ज पर एक फोर्स लग रहा था, और वो फोर्स कोई ना कोई एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा था। तो इसी मैग्नेटिक फील्ड से लगने वाले फोर्स को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स एफ। तो वो जो फोर्स लगेगा, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मूव कर रहा है, जरूरी क्या है, उसे मूव करना है, मोशन करना है। अगर ये मोशन करेगा तो मोशन करने की वजह से वेलोसिटी v से मोशन करने की वजह से इस चार्ज में क्या होगा, करंट होगा, और करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्योंकि हर एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखा है, इससे इंट्रैक्शन करेगा और क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, एक फोर्स लगेगा। अब हम समझते हैं फोर्स कितना होगा। तो देखो, इस फोर्स, इसी चीज़ से समझते हैं कि ये फोर्स कितना होगा और किस तरीके से काम करेगा। तो इस फोर्स में देखो, इसमें जो फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, चार्ज होने की वजह से, एक चार्ज की वजह से। इसका मतलब अगर ये चार्ज ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा मतलब जितना चार्ज है उतना ज़्यादा, अगर चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे, पहले 5 कूलाम का था, अब 10 कूलाम का ले रहे हैं, तो चार्ज की वैल्यू बढ़ने से तो करंट भी तो बढ़ेगा। इट मीन्स दैट चार्ज बढ़ेगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, और चार्ज बढ़ेगा तो यानी कि चार्ज बढ़ने की वजह से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज। ठीक, दूसरी चीज़ समझो, अगर मैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूँ, अगर मैं इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाता हूँ तो ये उस वाले मैग्नेटिक फील्ड जो इसके द्वारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ाने से मैग्नेटिक फोर्स बढ़ जाएगा। इट मीन्स दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फोर्स। ये बी भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये क्यू हो गया, और तीसरी चीज़ में क्या है मेरे पास, वेलोसिटी। इसका मतलब ये वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी जो हमारी है, ये वेलोसिटी जो भी होगी, इस वेलोसिटी के बढ़ने पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में कोई एंगल भी तो बनेगा। अब ये एंगल अगर देखो 90 डिग्री है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 90 पे मैक्सिमम होता है, साइन थीटा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो वेलोसिटी के साइन थीटा, जो वेलोसिटी का दो कंपोनेंट्स होंगे वेलोसिटी के, जैसे मान लो मेरे पास एक ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज में मान लो हमारे पास ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ये बाहर को है, परपेंडिकुलर बाहर को है, ऊपर की तरफ है, ऐसे है। अब ऐसे नहीं बना सकते तो मैं इसको इधर को बना रहा हूँ जेड एक्सिस। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, मान लो ये जो हमारा पार्टिकल है ये v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, किससे कर रहा है, v वेलोसिटी से
मुड़ रहा है, मूव कर रहा है। अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है x डायरेक्शन में, समझना मैग्नेटिक फील्ड x डायरेक्शन में है, वेलोसिटी v से ये मूव कर रहा है और v और b के बीच में आपने लेना है एंगल थीटा, यानी कि जो एंगल रहेगा वो किसके बीच में रहेगा, वेक्टर्स के बीच में। कौन है वेक्टर यहाँ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि चार्ज तो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इन दोनों के बीच में थीटा एंगल होगा। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो x की तरफ थीटा के साथ होगा v cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर बाहर को होगा क्योंकि ये चार्ज इस तरीके से घूम रहा है और ये z एक्सिस बाहर को है, तो एक इसका इस तरफ होगा जो कि क्या होगा, v sin थीटा, v sin थीटा। अब एक चीज़ देखो, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, b और v दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो थीटा कितना हुआ, 0। तो फिर ये अगर मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में हो तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। और कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी का कंपोनेंट, यानी कि v sin थीटा जो परपेंडिकुलर है, जब थीटा 90 है तो मैक्सिमम लगेगा। इट मीन्स दैट मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। समझ में आया। इस चार्ज को बढ़ाएंगे तो चार्ज की वजह से करंट की वैल्यू बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, अगर ये 90 होगा तो 90 में sin थीटा मैक्सिमम होता है, तो v sin थीटा पे मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल बढ़ाएंगे तो भी ये मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगा। अगर इन सबको हम अलाइन करें तो इन तीनों इक्वेशन से हमारे पास बनता है मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। और यहाँ पे भी अगर मैग्नेटिक फोर्स को देखें तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ कॉन्स्टेंट 1 लगता है, तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला हुआ। तो आप लोगों को समझ में आया क्या करा हमने। अगर रेस्ट में है कोई चार्ज तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। लेकिन चार्ज किस में होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए मोशन में, क्योंकि मोशन वाले चार्ज के पास करंट होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर ये चार्ज रखा है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, अगर ये रेस्ट कर में है तो फिर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगेगा। अगर ये मूव कर रहा है ऊपर v वेलोसिटी से, ऊपर की तरफ चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ये चार्ज ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये एक फोर्स की वजह से ये घूमता जाएगा, घूमेगा, तो इसका मतलब इसमें एक मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है जो कि इसे घुमा रहा है। वो मैग्नेटिक फोर्स इस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, v sin थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और थीटा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल। तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अगर मैं ये साइन थीटा हटाता हूँ तो साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट को दिखाता है, क्रॉस प्रोडक्ट को, यानी कि साइन थीटा हटेगा तो अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या, क्यू, स्केलर है ये तो v क्रॉस b, v वेक्टर वेलोसिटी क्रॉस b, ये आ जाएगा। ये वेक्टर फॉर्म में लिख लिया हमने, ये किस में लिख लिया हमने, वेक्टर फॉर्म में। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में ये फॉर्मूला बन गया, f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b, जहाँ पे ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, और q क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब अगर मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, तो अगर मुझे डायरेक्शन निकालनी है तो इसको हम समझेंगे डायरेक्शन कैसे निकाल सकते हैं। पहले आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा ये फिगर किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। अब इसकी डायरेक्शन निकालते हैं। पहले हम ये समझते हैं कि क्या क्या कंडीशन है जब हमारा मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। जैसे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, एक बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें एक चार्ज है जो कि क्या कर रहा है, वी वेलोसिटी से अभी मूव नहीं कर रहा है, समझ लो अभी मैंने मूव नहीं कराया है। तो हमें पता है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या बनाया हमने, f इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस b वेक्टर, ये दोनों वेक्टर हैं तो वेक्टर लग जाएगा, या क्यू वी बी साइन थीटा। अब देखो अगर फोर्स इसको समझे तो अगर चार्ज 0 हो जाए, चार्ज की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। तो पहली कंडीशन, अगर आपका चार्ज 0 है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। सेकंड कंडीशन, अगर आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए, वेलोसिटी 0 होने का मतलब क्या हुआ, चार्ज मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब चार्ज अगर किस में हो, रेस्ट में हो, तो आपको याद रखना है चार्ज रेस्ट में हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा। थर्ड कंडीशन, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में ही नहीं रखा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है, अगर ये चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा है तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड 0 है तो भी चार्ज क्या हो, मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। फोर्थ कंडीशन, अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज, ये चार्ज है, चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी मान लो, तो अगर ये थीटा
अगर ये थीटा, जैसे अभी अगर देखो मैग्नेटिक फोर्स डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और ये इधर है, तो ये 90 डिग्री हुआ। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड ये है बेटा, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और चार्ज की वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में है, चार्ज भी इधर ही को मूव कर रहा है, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर थीटा 0 हुआ तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। या फिर अगर मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ को है और मेरा चार्ज जो है, चार्ज वो उसकी वेलोसिटी इस तरफ है, तो अगर वेलोसिटी इस तरफ है, देखो v इस तरफ है और b उस तरफ है, तो v और b के बीच में एंगल कितना हुआ, 180। तो अगर एंगल 180 है तो भी क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। यानी इसको अगर आसान भाषा में कहूँ ना, अगर v पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के या फिर v एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट चल रहा है, अगर चार्ज q चार्ज क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, in the direction of magnetic field, if q charge is moving in the direction of magnetic field और अपोजिट चल रहा है या फिर अपोजिट चल रहा है, क्या चल रहा है, अपोजिट चल रहा है, अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड, तो भी क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और चार्ज भी इधर को है, चार्ज जो q चार्ज है उसकी वेलोसिटी भी इधर को है, तो थीटा 0 हुआ तो भी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इधर को और चार्ज की वेलोसिटी इधर को, तो यहाँ पे थीटा होगा 180, तो भी मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट है चार्ज तो भी 0, अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर को है और वेलोसिटी भी इधर को है तो भी 0। ये हमारी कंडीशंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। अब हम देखेंगे कैसे हम फाइंड कर सकते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। पहला रूल है स्क्रू रूल। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, V क्रॉस B हमें क्या बताएगा, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। जिधर को V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो स्क्रू रूल क्या कहता है, यदि आपके पास ये एक स्क्रू है और इस स्क्रू को आप इस जंक्शन पे, जहाँ पे ये थीटा एंगल बन रहा है, वहाँ पे अगर आप इस स्क्रू को रखते हैं, फिर इसको V से B की तरफ ले जाना है, V से B की तरफ मोड़ना है, V से B की तरफ। तो देखो ये स्क्रू है, इसको अगर मैं वहाँ को घुमाऊँगा, ऐसे घुमाऊँगा, तो ये बाहर को आएगा या अंदर को जाएगा, ये बाहर को आएगा। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ को होगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी, क्योंकि हमारा स्क्रू बाहर को आ रहा है। या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, अगर मैं अपने हैंड को, राइट हैंड को वेलोसिटी की तरफ रखता हूँ और इसको उस तरफ घुमाता हूँ, तो मेरा अंगूठा किस तरफ को है, बाहर की तरफ है, तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स किधर को लग रहा है, बाहर की तरफ। दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लो ये मेरे पास है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है मेरे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो इसमें देखो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना होता है, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो देखो अगर ये स्क्रू है मेरे पास और वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं अगर इसको घुमाता हूँ तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स कहाँ को हो जाएगा, इनवर्ड। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, आप अपना राइट हैंड लीजिए और ये राइट हैंड को कहाँ रखिए, वेलोसिटी की तरफ रखिए और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ घुमाने की कोशिश कीजिए। तो आप देखेंगे आपका जो थंब है वो किस तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा अपने आप ही, तो नीचे की तरफ होगा, इनवर्डेड होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो पहला रूल तो आपके पास स्क्रू रूल है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं। दूसरा रूल है आपके पास फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे भी आप पता कर सकते हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। इसमें क्या करना है, आपको अपने लेफ़्ट हैंड को लेना है और लेफ़्ट हैंड की ये थंब और ये फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को एक दूसरे के क्या रखना है, परपेंडिकुलर रखना है। ठीक, इन तीनों को परपेंडिकुलर। देखो थंब ऊपर को है, ये इधर को है, ये इधर को है, सबके बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये राइट, अब ये किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, थंब फोर्स की। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमारा जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा बेटा, फोर्स की। ठीक है, और ये जो फोर फिंगर होगी, ये फोर फिंगर जो हमारी ये है फोर फिंगर, इस फोर फिंगर की डायरेक्शन किधर को होगी, फोर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, फोर फिंगर रिप्रेजेंट करेगा बेटा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, इसके सिवा जो मिडिल फिंगर है,
ये मिडिल फिंगर है, तो इस मिडिल फिंगर की डायरेक्शन क्या शो करेगी, मिडिल फिंगर जो शो करेगी वो हमारे चार्ज की वेलोसिटी या फिर करंट कह सकते हैं, करंट की डायरेक्शन को असलियत में दिखाती है, क्योंकि चार्ज में जब वेलोसिटी भी चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो करंट ही हुआ, तो चार्ज की वेलोसिटी जिस तरफ होगी उसी तरफ मिडिल फिंगर भी होगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये थंब क्या है, ये फोर्स है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये क्या है, करंट या फिर चार्ज की वेलोसिटी। तो अब देखते हैं इसमें मैग्नेटिक फोर्स निकाल के। पहला लॉ ले रहे, पहला हम कंडीशन ले रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। ठीक है, पेज में अंदर की तरफ जा रही है। अगर आपके पेपर में ऐसा बन के आता है तो आप समझ जाना इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर की तरफ है, इन्वॉल्व है मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, अंदर की तरफ। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है और मैं चार्ज को इसमें मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, अगर चार्ज को इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी चार्ज की इस डायरेक्शन में है, तो आपने क्या करना है, देखो मैंने अभी आपको बताया, आपने 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर ये वाली हुई आपकी, तो ये वाली फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो आप मैग्नेटिक फील्ड को अंदर को तो कर दीजिए। और क्यू और वेलोसिटी की डायरेक्शन मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर ये है, तो मिडिल फिंगर को क्यू और वी की डायरेक्शन में कर दो, कर दिया। अब फोर्स किधर को है, ऊपर को, तो यानी कि ये जो पार्टिकल है ये क्यू चार्ज किधर को जाएगा, ऊपर को मूव करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन किधर को होगी, ऊपर को होगी। ठीक, दूसरा एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, देखो अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये डॉट का मतलब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रहा है तो देखो बाहर की तरफ है, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, डॉट का मतलब। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ है, तो और मेरा जो चार्ज है, चार्ज की डायरेक्शन मेरी इस तरफ को है, चार्ज किधर को घूम रहा है, नीचे की तरफ, चार्ज को मैं ले लेता हूँ नीचे की तरफ, v वेलोसिटी से घूम रहा है। तो गौर से समझो, फिर से अपना लेफ्ट हैंड लो और लेफ्ट हैंड की ये 3 फिंगर रखनी है, ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है 4 फिंगर, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, बाहर को, तो मैग्नेटिक फील्ड को बाहर को कर दो। ठीक, और ये किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, मिडिल फिंगर, ये क्यू और वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो इसको नीचे को कर दो। तो देखो ये आउटवर्ड हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया आपका किसकी डायरेक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है आपके इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका फोर्स किधर को लग रहा है, उस डायरेक्शन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर को, आपकी तरफ को, ऊपर की तरफ को, ये चार्ज जो है नीचे को, तो चार्ज को नीचे को किया, तो आपका फिंगर थंब किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स किधर को लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक, एक एग्जाम्पल और है, इसको आप करने की कोशिश करो। देखो तीसरा एग्जाम्पल है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे की तरफ, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक, और हमारे पास चार्ज जो मूव कर रहा है वो कर रहा है इस तरफ, Q चार्ज मूव कर रहा है v वेलोसिटी से इस तरफ। तो अगर चार्ज इस तरफ मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, तो फिर से देखो ये आपके पास है, ये मैग्नेटिक फील्ड 4 फिंगर किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को, और ये किसको दिखाता है, ये इसको। तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो नीचे को, मैग्नेटिक फील्ड नीचे को कर लेंगे, देखो मैग्नेटिक फील्ड को नीचे को कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाएगा, तो इसको ऐसे कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ को। अब चार्ज है उस तरफ को, ये तो थोड़ा सा हार्ड हो रहा है इसको करना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखाएगा, ये चार्ज की डायरेक्शन को दिखाएगा, इसको मतलब ये वाली फिंगर आपको उस डायरेक्शन में रखनी है, ये वाली फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड को नीचे को रखना है। तो आपका ये जो आपका थंब है ये अंदर की तरफ जाएगा, किस तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इनवर्ड। ठीक है, इनवर्ड। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है नीचे की तरफ, और चार्ज को उस तरफ, देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं इस तरफ से, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे को है, तो 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को नीचे को, ये वाली फिंगर किसकी तरफ होनी चाहिए, ये वाली फिंगर होनी चाहिए उसकी तरफ, ये जो वाला चार्ज था, तो आपका अंगूठा जो है नीचे की तरफ होगा, तो ये आपको क्या दिखा रहा है, फोर्स इनवर्ड है, यानी कि नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम फ्लेमिंग से भी अपनी पता कर सकते हैं। थर्ड जो रूल होता है वो होता है पाम रूल। पाम रूल में क्या करना है आपका, ये पाम है, तो ये पाम जो होता है ना, ये जो आपको हथेली दिख रही है, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन दिखाती है। किसकी डायरेक्शन दिखाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की।
अब इसमें जो फिंगर्स होती हैं आपकी, ये जो फिंगर्स हैं ये किसकी डायरेक्शन दिखाती हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर आप रखेंगे, किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अपने थंब को जो रखेंगे, थंब किसकी डायरेक्शन दिखाएगा? क्यू, वी या फिर आई, इन तीनों में से किसी की डायरेक्शन में भी रख दो। तो फिंगर को देखो, एक बार फिंगर्स को देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा मैंने, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ को जा रहा है, तो मेरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई, देखो, ठीक। और ये थंब को कहाँ रखना है? क्यू या वी की डायरेक्शन, ऊपर को, ऊपर को। आपका पाम किधर को है? ऊपर की तरफ है ना, तो ऊपर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। सॉरी, ये लेफ्ट हैंड से कर दिया मैंने, ये राइट हैंड से करना है, सॉरी, एक मिनट, मैंने जल्दीबाजी में लेफ्ट हैंड से कर दिया, राइट हैंड से करना है, ये याद रखना। तो राइट हैंड जो है आपका, इस राइट हैंड को इस तरीके से रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और चार्ज किधर को जा रहा है? ऊपर को, तो चार्ज को ऊपर को, ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ को, ये उस तरफ को है, तो उस तरफ को कर दी मैग्नेटिक फील्ड। और चार्ज किधर को जा रहा है? ऊपर को, तो चार्ज इधर को। तो मेरा पाम किस तरफ दिख रहा है? नीचे की तरफ, तो इनवर्ड होगा ये, किस तरफ होगा? इनवर्ड। तो याद रखना ये वाला अगर आप लगा रहे हैं, इन तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो लगा सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मेरे पास ये है कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और चार्ज आपका इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से जा रहा है। तो आइए आपको बताना है इसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, ठीक है। तो सोच के फटाफट बताओ। तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स होगा 0, इसमें मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा, डायरेक्शन ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर ने बोला था मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की डायरेक्शन अगर सेम हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज की डायरेक्शन अपोजिट हो तो भी मैग्नेटिक फोर्स 0 होता है। तो इसमें तो डायरेक्शन ही नहीं होगी, इसमें फोर्स ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, अगर क्वेश्चन फर्स्ट है कि आपके पास ये इन्फिनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट ऊपर की तरफ है, और इसमें करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। इसमें करंट कितना है बेटा? 2 एम्पियर। और इससे 2 मीटर दूर, इससे 2 मीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा है, और वो चार्ज कितना रखा है? 1 माइक्रो कूलाम का। कितना रखा है? 1 माइक्रो कूलाम का। और ये चार्ज ऊपर की तरफ क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है चार्ज? वेलोसिटी है इसकी 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर ये 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें क्या, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? आपको मैग्नेटिक फोर्स इसमें कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा किसके बीच का एंगल होता है? वी और बी के बीच का, ठीक है। पहली चीज़ तो आपने देखना है क्या चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है। अच्छा, इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड पता करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर? आई होता है क्या हमारे फॉर्मूले में? आई नहीं होता है। आई से लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता की जा सकती है। अगर मैं अपने राइट हैंड को इस तरीके से रखूं कि मेरा राइट हैंड के ये जो थंब है ये करंट की डायरेक्शन में हो, और ये फिंगर्स अगर इधर से अंदर को जा रही हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किधर को होगा? अंदर की तरफ होगा। यानी कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। कहाँ है? इनवर्ड, अंदर की तरफ है। इनवर्ड के लिए हम क्रॉस का साइन बनाते हैं, मैं यहाँ पे बना देता हूँ क्रॉस का साइन। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है? मैग्नेटिक फील्ड इज़ इनवर्ड, अंदर की तरफ है, ठीक। अब अगर आपको याद हो, इससे पहले हमने इसके एक लेक्चर में हमने क्या किया था? हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए हमने सॉल्व किया था। अगर ये वायर मेरी इन्फिनाइट लंबी है तो इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, ये आप पिछले वाले लेक्चर्स में जाके मैग्नेटिक फील्ड देख सकते हैं। तो एक जो इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर होती है उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? वैसे तो हमने इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा था μ0/2πa, और यहाँ पे आई। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये किसके लिए है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग वायर। आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, जब मैं न्यूमेरिकल कर रहा हूँ, मुझे न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? μ0/4π की वैल्यू 10⁻⁷ होती है, तो ये 4π ही नहीं है, इसको 4π बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? तो इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा? देखो μ0, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, आपको ध्यान में भी रखना है कि नीचे वाले को 4π बना रहा हूँ मैं। तो देखो 2 ये तो होगा 2 μ0 I, और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4πa,
ए क्या होती है, डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये ए डिस्टेंस होती है ये वाली, तो 2 मीटर है हमारे पास डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 10⁻⁻7 और 2 आगे लगा है 2 हो गया। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 2 एम्पियर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड निकालने, इस फॉर्मूले में बी भी रखना पड़ेगा ना, इसलिए बी निकाल रहे हैं। अब आपको पता ही नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है कि स्ट्रेट वायर में। अगर आपको याद है ये वाला हमने किया था जिसमें फाई होता है यहाँ पे और एंगल, ये वाला हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने ये कर रखा है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इन्फिनिट के लिए कितना आता है, इतना आता है, तो इन्फिनिट के लिए इतना आता है, तो वही वाला डेरिवेशन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 हो जाएगी, और हमारा करंट कितना है इसमें 2 है, अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो 10⁻⁻7 हो गई। ए कितना है बेटा, 2 मीटर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला। अब इस फोर्स को निकालने के लिए इस पे वैल्यू रख लेते हैं, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब गौर से देखो, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का यदि एंगल होता है तो मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन आपको दिखा, देखो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने निकाली थी कहाँ को, अंदर को, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड है, अंदर की तरफ है, ठीक है, और वेलोसिटी कहाँ को है, ऊपर को। तो अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ, वेलोसिटी ये हुई ऊपर को और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो देखो ये वेलोसिटी ऊपर को और मैग्नेटिक फील्ड अंदर को, तो ये कितना एंगल दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें थीटा कितना हुआ, 90। याद रखना थीटा किसके बीच का है, वी और बी के बीच का एंगल होता है, तो साइन 90 रखना है, थीटा की जगह 90, साइन 90 कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो जाएगा। क्यू की जगह क्या रखना है मैंने, क्यू की जगह मेरा है 1 माइक्रोकोलाम। 1 माइक्रोकोलाम को कोलाम्ब में चेंज करेंगे तो कोलाम्ब में कितना होगा, 1 इंटू 10⁻⁻6। ये आपको याद होना चाहिए कि 1 माइक्रोकोलाम किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोकोलाम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कोलाम। तो 1 इंटू 10⁻⁻6 आ गया ये, इनटू वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, 2 इंटू 10⁻⁻7, 2 इंटू 10⁻⁻7, ये आपकी क्या ही मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। और साइन थीटा, साइन 90 कितना होता है 1, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये हो गया, ये देखो -7 है ये, और -7 और +1, ये इसकी वैल्यू, इसकी पावर कुछ नहीं है तो +1 हुई। -7 + 1 कितना हुआ, -6, -6 और -6 कितना हुआ 12, तो 10⁻⁻12, और ये 2 बन जा 2, तो कितना आया 2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन। इतनी मैग्नेटिक फोर्स होगा इस वायर में। तो ये न्यूमेरिकल आपकी होप से समझ में आया होगा। आपको ये फॉर्मूले याद है तो आप इजीली कर सकते हैं। सेकंड न्यूमेरिकल क्या है, आपको मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है 2i कैप, यानी x डायरेक्शन में, y में और z में, ये मतलब आपको वेक्टर वे में दे रखी है, पोजीशन वेक्टर दे रखा है मैग्नेटिक फील्ड का। वेलोसिटी का भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i कैप -4j कैप, और चार्ज स्केलर होता है तो ये तो स्केलर है। तो हमें पता है फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी वैक्टर। तो पहले मैं v क्रॉस b निकाल लूँ, तो v क्रॉस b कैसे निकलेगा, देखो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, तो वेक्टर को निकालने का तरीका ये होता है, आप क्या करो, इन दोनों को जैसे i j k, इनके तीनों की वैल्यूज़ को हम रख के देखते हैं। देखो v की, i की वैल्यू देखो कितनी है 3, और j की वैल्यू कितनी है -4, और k में तो कुछ भी नहीं है तो 0 आ जाएगा। b की वैल्यू देखो, i में कितनी है 2, और j में कितनी है 3, और k में कितनी है 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं v क्रॉस b को। आपने क्या करना है, आपने बस याद रखना है, इस i वाले को अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो इसको आप छुपा देंगे, इसको छुपा देंगे, इसको आप छुपा लेंगे, तो देखो ये बचा 1 इंटू 4 3 इंटू 0, 1 इंटू -4, 1 इंटू -4 -3 इंटू 0, तो ये i को बाहर ले लेंगे क्योंकि i के लिए सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो 1 इंटू, ये i वाला पार्ट नहीं देखेंगे आप, इस i वाले पार्ट को नहीं देखेंगे। 1 इंटू -4 -4 माइनस, फिर बीच में माइनस का साइन आता है, 3 इंटू 0, 3 इंटू 0, तो 3 इंटू 0 कितना हुआ 0, फिर माइनस का j। अब j वाले पार्ट को नहीं देखना है आपको, j वाले पार्ट को छुपा देना है, तो 1 इंटू 3 और 2 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 3 कर दिया 2 इंटू 0, फिर प्लस k, j वाला माइनस k वाला प्लस। अब k वाला छुपाएंगे तो 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 8, और ये माइनस का है तो -8। इस तरीके से हमारा ये होगा। अब इसको अगर सॉल्व करके देखें,
4 माइनस, देखो -4 -0 कितना हुआ -4, तो इसको -4i लिख सकते हैं, ठीक। माइनस इसको देखो 3 बन जा 3, 3 माइनस 2 इंटू 0 0, और 3 बन जा 3, 3 माइनस 0 कितना होता है 3, तो यानी कि ये आ गया माइनस का 3j कैप, ठीक। फिर प्लस का माइनस माइनस प्लस 9 और 8 कितना हो गया 17, तो 17k कैप, तो यानी कि ये क्या आया हमारा v क्रॉस b, यानी इस v क्रॉस b की जगह मैं ये रख सकता हूँ ये वाली वैल्यू, और इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम से, तो मेरा आंसर आ जाएगा। अब पहले इसका मैग्नीट्यूड पता कर लेते हैं, ये तो फोर्स का हमारा इक्वेशन होगी फोर्स की, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, आई कैप के इसका स्क्वायर कर देंगे हम, प्लस इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे, प्लस के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करेंगे। ये फोर्स में आया, ठीक है, फोर्स की डायरेक्ट वैल्यू बता रहा है 17 का स्क्वायर। अगर इसको देखें तो 4 का स्क्वायर कितना हुआ बेटा 16, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, और 17 का 289, इसको जोड़ेंगे 9 9 और 9 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया 24, तो ये 4 आ गया, 2 कैरी हो गया, 8 9 10, देखो अब फिर से बोर्ड जोड़ रहे हैं, देखो इसको 289 हो गया, प्लस 9 हो गया, प्लस 16 हो गया, इनको जोड़ के कितना आया 9 9 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हुआ 8 प्लस 6 कितना होगा 24, तो ये 2 चला गया ऊपर। अब देखो 8 9 10 11, ये कितना हुआ 1 चला गया, 2 प्लस 1 कितना होगा, तो 2 प्लस 1 करेंगे तो 3, तो कितना आ गया 314, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसके स्क्वायर रूट की जो वैल्यू आएगी उसको अगर q से मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻⁻6 से, क्योंकि माइक्रो कोलॉम्ब है, इसको कोलॉम्ब में चेंज करेंगे तो 1 × 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और उससे मल्टीप्लाई करके क्या होगा, इस मैग्नीट्यूड को अगर 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज से, तो ये क्या देगा आपको एग्जैक्ट फोर्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। आपको होप सो आपको समझ में आया होगा ये। और नेक्स्ट देखते हैं। सो वी हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है हमारे पास कि एक मूविंग चार्ज है हमारे पास, इज प्रोजेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको ये दी है, और चार्ज एक्सेलरेट जैसे मूव करता है किसी वेलोसिटी से, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो एक्सेलरेट करता है, और इतनी एक्सेलरेशन है, तो आपको एक्स की वैल्यू पता करनी है। तो देखो एक चीज़ देखो, जो फोर्स होता है ना, जो फोर्स होता है एफ इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर, तो हमारा ये होता है मैग्नेटिक फोर्स। अब ये अगर मैग्नेटिक फोर्स है, असलियत में ये हमें क्या बताता है, क्रॉस प्रोडक्ट में जो आप फोर्स निकाल रहे हैं वो परपेंडिकुलर है वी के, और जो फोर्स आप निकाल रहे हैं वो परपेंडिकुलर है बी के, यानी कि फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी के, और फोर्स किसके परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के। लेकिन ये क्या कह रहा है, मुझे एक्स निकालना है, और एक्स किसके में फंक्शन में दिया है, एक्सेलरेशन के। एक चीज़ समझो, फोर्स एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, तो एक्सेल जिस तरफ फोर्स लगेगा, आप सोचो अगर मैं इस पार्टिकल को ऊपर को फोर्स लगाऊंगा तो ये एक्सेलरेट भी तो ऊपर को करेगा, तो हमेशा फोर्स और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन सेम ही होती है, फोर्स और एक्सेलरेशन सेम होते हैं। अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सेलरेशन के भी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर सेम फोर्स भी इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्सेलरेशन भी परपेंडिकुलर है, तो हमारा क्या होता है, इन अगर जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है, फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आता है। ये बात याद रखना, फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, जिस तरफ फोर्स होता है वही एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन भी मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अगर एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, और फोर्स भी, दो वेक्टर एक ही वेक्टर के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के बराबर होगा। तो एक्सेलरेशन कितना है आपका, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है आपका ये, और आपका जो एक्सेलरेशन है वो है ये। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो किसके बराबर आने चाहिए, जीरो के बराबर आने चाहिए। किसके बराबर आने चाहिए, जीरो के बराबर आने चाहिए। अगर मैं देखूँ इसको 3i को इससे मैं मल्टीप्लाई करूँ, i इंटू आई 1 हो जाएगा, कितना आएगा 3x, तो ये आ गया 3x, 4 2 जा 8 प्लस 4 2 जा 8, और j कितना हो जाएगा 1, और बाहर कितना है 10⁻⁻6,
2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा, 3 इंटू एक्स 3x, i इंटू आई 1 हो जाएगा, 4 टू जा 8 और j इंटू जे 1 हो जाएगा। तो 10⁻², यहाँ जाएगा डिवाइड में, 0 अपॉन 10⁻², 0। तो क्या बचा, 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू 8। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 8/3। x इज इक्वल टू कितना आया, 8/3। तो यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 8/3। कितनी होगी, 8/3। ये प्लस का 8 यहाँ पे है तो यहाँ पे जाके माइनस का 8 होगा, तो -8/3 आएगी x की वैल्यू। कितनी आएगी, -8/3, -8/3। ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया। इस तरीके से हमने ये वाला क्वेश्चन। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, हमने आज न्यूमेरिकल्स और फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड हमने करा। इसके CBSE के क्वेश्चंस भी कुछ हम करेंगे और इस तरीके से हम फोर्स ऑफ अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसके न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। होप सो अच्छा पढ़ेंगे आप लोग और ज़्यादा से ज़्यादा अपने नोट्स कंप्लीट करके और इस तरीके से आप चीज़ों को समझेंगे बारीकी से और अच्छे मार्क्स लाएंगे। होप फॉर योर बेस्ट एंड गुड, गेट द गुड मार्क्स। अच्छे मार्क्स लाएं, अच्छा पढ़ें, अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू एवरीवन।